नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अखबार, जिसमें हम आपको बताते हैं अखबारों में छपी सुर्खियों के बारे में। साथ ही साथ बताते हैं कि अखबार ने कौन सी खबर को इम्पोर्टेंस दिया है। हमारे पास अखबार दैनिक जागरण है और आज की सुर्खियों के अलावा कल आम बजट आया है, तो अखबार का पूरा फोकस जो है वो बजट पर है। और हम भी कोशिश करेंगे, थोड़ा तफसील से बात करेंगे बजट के बारे में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि बजट में क्या है, क्या चीज़ महंगी हुई, आम लोगों के लिए क्या है, क्या खास है, क्या गरीबों के लिए है, क्या किसानों के लिए है। मतलब सब कुछ थोड़ा आसान भाषा में समझने की हम कोशिश करेंगे। और जो इसकी हेडलाइन अखबार ने दी है, अर्थव्यवस्था का टीकाकरण। और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो पेज है ये केवल और केवल बजट से रिलेटेड है। तो इस पे बजट और जागरण सरोकार ये लिखा हुआ है। इसमें 100 नए जो अच्छी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। 100 नए स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा नीति के अनुसार 1500 करोड़ रुपए सुदृढ़ बनाया गया है। जनसंख्या नियोजन पे 7400 प्रोजेक्ट्स काम करेंगे। नारी सशक्तिकरण की बात है। उद्योगों की नीति है। अब बात करेंगे मोटा माटी बजट में है क्या। सरकार का आज के पास बड़ी चुनौती थी और सरकार का इरादा भी बड़ा है। ये लिखा हुआ है दैनिक जागरण की जो हेडलाइन है उसमें, खजाना भरने के लिए आम लोगों पर बोझ नहीं। और एफडीआई की जो सीमा है इंश्योरेंस में पहले 49% थी, अभी बढ़ा के 74% कर दी गई है। हेल्थ सेक्टर के लिए आवंटन में हुई 137% की रिकॉर्ड वृद्धि, ये जो अच्छी खबर है और ये अच्छी हेल्थ केयर के लिए अच्छा माना जा रहा है। 35,000 करोड़ रुपए तो केवल और केवल कोरोना वैक्सीन को दिए गए हैं। तो बजट में सेंसेक्स ने भी बजट को सराहा है और 2314 अंकों की ज़बरदस्त उछाल जो है वो सेंसेक्स में देखने को मिली है। 5 वर्षों में राजकोषीय घाटा कम करने का जो रोड मैप है वो तैयार किया गया। कोरोना काल के बाद से आपने देखा होगा कि सरकार ने बहुत सारे खर्चे किए हैं, जिससे कि राजकोषीय घाटा है सरकार का वो बढ़ा था। तो इसको कम करने के लिए विनिवेश के जरिए कमाई का जरिया निकाला गया है। मतलब विनिवेश में जैसा कि 74% एफडीआई हो गई, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में पहले 49% थी, अभी बढ़ा के 74% कर दिया गया है। मतलब 74% विदेशी कंपनियों का शेयर इंश्योरेंस कंपनीज में हो सकता है। साथ ही साथ एलआईसी के आईपीओ की बात की जा रही है, जिससे एलआईसी और के आईपीओ से 170 लाख करोड़ रुपए जुटाने की बात की जा रही है। एलआईसी के आईपीओ या दो जो सरकारी बैंक हैं उनको सेल करने की बात हो रही है, उनका निजीकरण करने की बात हो रही है। उसके साथ साथ एक पीएसयू इंश्योरेंस कंपनी के भी निजीकरण की बात है, हालांकि नाम नहीं बताया गया है, अगले साल 2022 तक। और एयर इंडिया जो लगातार सरकार के लिए घाटे का सौदा थी, एयर इंडिया को अगले साल तक सरकार बेचने की जुगत लगा रही है। और सरकारी संपत्तियों पर निगाह की बात हो रही है कि आय के स्रोत में सरकार की निगाह सरकारी संपत्तियों पर है, जिनका आज ठीक ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है। देश भर में फैले एलआईसी के खाली भवन, विभिन्न पड़ी जमीन इसका उदाहरण है। ऐसे में सरकारी मंत्रालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों के साथ सभी पड़ी अवशेष भूमि की बिक्री का बुनियादी ढांचा भी तैयार कर रही है सरकार। और विनिवेश से पैसा अगर आ रहा है, विनिवेश जैसे एलआईसी का आईपीओ की बात कर लें, या फिर जो कि कंपनियों का जो बैंक्स हैं उनके निजीकरण में जो पैसा आएगा विनिवेश का, उससे पैसा जाएगा कहाँ? राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के काम आएगा। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास, खर्च के लिए प्रोत्साहित करने के लिए काम आएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, मनरेगा आदि चीज़ों पे काम आएगा। अब किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन बड़ी चीज़ है और किसान आंदोलन को देखते हुए किसानों के लिए क्या है ये बताने की बात है। तो किसान में बुनियादी ढांचे का बूस्टर डोज है ये 1.72 लाख करोड़ रुपए का भुगतान धान उत्पादन के लिए 1.54 करोड़ किसानों को किया गया। 75,000 करोड़ रुपए भुगतान किया गया 43.36 लाख गेहूं उत्पादक किसानों के लिए और 1.14 लाख करोड़ व्यापार। अब प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स की बात की जा रही है। मांग आधारित खेती की बात की जा रही है कि वही खेती की जाए जिसकी मांग ज़्यादा हो। और कपास पर सीमा शुल्क
5% लगाने की बात है। तो 1.5 गुना कीमत जो किसानों को देने की बात सरकार कर रही है, मैं लागत की 1.5 गुना कीमत देने की बात कर रही है, वो देने की सुनिश्चित करने का तरीका बताया गया है। 16.5 लाख करोड़ रुपए कृषि ऋण किसानों को देने का लक्ष्य रखा है सरकार ने, और 1000 मीडिया इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ई नाम से जोड़ा जाने की बात है। तो किसानों के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ है। साथ ही साथ अगर आम नागरिकों की बात की जाए तो टैक्स स्लैब सेम है, जो पिछले बार था वही टैक्स स्लैब है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड क्लास के लिए 50,000 रुपये था वो उसी तरीके से है। और उसमें जो नया चेंज आया है पेंशनधारियों के लिए, जिसकी उम्र 75 साल से ऊपर है पेंशनधारियों के लिए, तो उनके लिए उनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। शुरू में जैसा कि कई लोगों ने लिखा था कि टैक्स 75 प्लस के लोगों को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की करने की ज़रूरत नहीं होगी। और स्वतः अगर उनके पास ब्याज से पैसा आ रहा है, पेंशन से पैसा आ रहा है, तो बैंक वहीं से पैसा जो है वो टैक्स का डिडक्ट कर लेंगे। उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बात नहीं कही गई है, और इसमें ये लाभ दिया गया है 75 प्लस के लोगों के लिए। न एमएसपी प्रभावित होगी, न खरीद प्रणाली प्रभावित होगी, ये भी लिखा गया है। 5 वर्षों बाद काबू हो पाएगा राजकोषीय घाटा। ये विनिवेश की जो बात है, चाहे एलआईसी के आईपीओ लॉन्च करने की, मतलब एलआईसी में प्राइवेट, जैसे शेयर मार्केट में उसकी जब लिस्टिंग हो जाएगी तो प्राइवेट लोग भी शेयर्स खरीद सकते हैं। आईपीओ उसकी एलआईसी का आ रहा है, तो उससे फ़ायदा होगा, विनिवेश होगा। और 2 जो सरकारी बैंक हैं, निजीकरण की बात की जा रही है, उससे भी फ़ायदा होगा। और जो एनपीए बढ़ गए थे उनके लिए बैड बैंक बनाने की बात की जा रही है, मतलब बैड लोन्स जो हैं, जो लोन एनपीए हो चुके हैं, उनकी रिकवरी के लिए एक अलग से बैंक बनाने की जो बात है, उसके लिए उस पर सरकार का फोकस है। और यही लिखा हुआ है कि 1.75 लाख करोड़ विनिवेश का लक्ष्य रखा है सरकार ने, चाहे वो बीपीसीएल से हो, एयर इंडिया से हो, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से हो, या फिर आईडीबीआई बैंक, पवन हंस, निमांचल इस्पात लिमिटेड, मतलब जो सेल की बात की जा रही है, विनिवेश की बात की जा रही है, उससे सरकार 1.75 लाख करोड़ रुपए विनिवेश का लक्ष्य रखा है। 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण होगा, जो पहले हमने आपको बताया है। साथ ही साथ खजाने की सेहत भरने के लिए उठाने होंगे कई कदम, और राजस्व बढ़ाने की कवायद की गई है इसमें। और अगर बात करें तो सभी को अच्छी और सस्ती शिक्षा देने की बात की गई है, और इसमें 48 करोड़ रुपए दिए जाएंगे पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों के निर्माण के लिए, जो सुदूर क्षेत्र हैं। अंतिम व्यक्ति तक जो कही जाती है कि सरकार की सुविधाएं पहुंचे, तो अंतिम व्यक्ति तक सुदूर क्षेत्रों में स्कूल के निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपए देने की बात है। 4,684 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे स्कूली शिक्षा पर। 20 करोड़ की जगह 38 करोड़ रुपए मिलेंगे स्कूलों के निर्माण के लिए। गुणवत्ता शहरी जीवन में दिखे सोच। 85,000 किमी सड़क भारत सरकार का बनाने का जो लक्ष्य है, भारत माला परियोजना में शुरू किया जाएगा। एक नई परियोजना लॉन्च की है सरकार ने, भारत माला परियोजना। इसमें 8,500 किलोमीटर सड़क बनाने की बात की गई है, और 30,000 निजी क्षेत्र से बसों को लेकर शहरी क्षेत्रों में करेंगे संचालन। 30,000 निजी क्षेत्र से बसें, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बसों के संचालन की बात है। 11,000 करोड़ सार्वजनिक परिवहन पे खर्च किया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो सेहत में सबसे बड़ी इस बजट का मोटा माटी अगर हम बात करें तो सेहत के लिए 137% का हेल्थ सेक्टर के लिए अगर देखा जाए तो बढ़त हुए। केवल और केवल कोरोना के लिए, कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है। तो ये एक स्वागत योग्य पहल है। आगे भी हम बजट के बारे में और जानेंगे, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ नहीं है, बड़ा सब्जेक्ट है। तो आगे के और भी स्टोरीज में हम बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी आप बेधड़कnews.com देख रहे थे। अगर आप स्टोरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप स्टोरी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें।
करें, और साथ ही साथ अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, और आने वाले वीडियो में हम उन सवालों का जवाब भी देंगे। धन्यवाद।